अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 1 जून 2026 है और इस वक्त तकरीबन दिन के 11 बजे हुए हैं। अब तक की दो बहुत ही बड़ी और स्टनिंग खबरें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। ख़ास तौर पर प्रेस टीवी हर घंटे के बाद इन खबरों को रिलीज़ भी कर रहा है, लोगों को इस हवाले से अपने तबसरों की सूरत में आगाह भी कर रहा है। जिनमें से एक खबर तो यह है कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन जिस तरह के इकनॉमिक रिलेशंस पनप रहे हैं, जिस तरह का इकनॉमिक बूस्ट इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है, उसने बहुत हद तक यूएई को तकरीबन बाईपास कर दिया, बल्कि यहाँ ये कहना चाहिए कि किक ऑफ कर दिया। और पाकिस्तान और ईरान के माबैन जो 6 ट्रेड रूट्स हैं या 6 कॉरिडोर्स हैं, वो इस वक्त तक तमाम तर फंक्शनल हो चुके हैं। और आबनाए हुरमज़ को बाईपास करते हुए ईरान इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर सी पोर्ट्स को यूज़ भी कर रहा है। इसके साथ साथ दूसरी खबर जो ये है वो ये है कि यूएई की जानिब से भी अमेरिका और इजराइल की तायद में ईरान के ऊपर हमले किए गए और उनके अंदर उन जज़ायर पर भी हमला है जो शारजा और ईरान का मुश्तरका जज़ीरा अबू मूसा है या रास अल खैमा, और ईरान के जो मुश्तरका जज़ायर हैं तुम्बे कूचक और तुम्बे ज़ेरी, उन पर भी हमले किए गए। और यूएई से मुराद दुबई और अबू धाबी हैं। पूरे यूएई की 7 रियासतों को यहाँ पर आपको ऐड नहीं करना चाहिए। और इसी ज़मन में जब ये जंग शुरू हुई थी, मैंने तब भी आपको कहा था कि आने वाले दिनों के अंदर आपको यूएई की फेडरेशन में तनाव नज़र आएगा। शारजा, रास अल खैमा, उमुल कमैन और फुजैरा या अजमान ये आपको अलग साइड पर जाते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स ने, मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों ने इस हवाले से डिबेट्स शुरू कर दी। लेकिन जब ये जंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी, मैंने तब भी आपको ये कहना शुरू किया था, जब अभी मरगबर खामनाई के नारे लगना शुरू हुए थे, महंगाई के खिलाफ सो कॉल्ड एहतजाज होना शुरू हुए थे, मैंने तब भी आपको कहा था कि हतमी टारगेट पाकिस्तान और ईरान का बलोच खित्ता है, बलोचिस्तान की मुश्तरका बेल्ट, चाहे हम उसको पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान कहते हैं, चाहे हम उसको ईरान के अंदर सिस्तान व बलोचिस्तान करमान या साउथ खुरासान कहते हैं। इस हवाले से मैं आपको 12 अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में मुसलसल ईरान के हवाले से व्लॉग्स कर चुका हूं। और इस ज़मन में आपको ये भी कहता था कि पाकिस्तान और ईरान का दिफा मुश्तरका है, दोनों को मालूम है कि असल साजिश जो है वो बलोच खित्ते के खिलाफ हो रही है और दोनों इस ज़मन में आपको इकट्ठे नज़र आएंगे। दोनों का मुश्तरका दिफा भी नज़र आएगा, दोनों का मुश्तरका फ्यूचर भी नज़र आएगा। और अब इस वक्त बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तर पाकिस्तानी भाई, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो बराहवी हैं, चाहे वो सराइकी स्पीकिंग है, चाहे वो सिंधी स्पीकिंग है, चाहे वो पर्शियन स्पीकिंग है या चाहे वो उर्दू स्पीकिंग है, वो जो कोई भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है और वहाँ पर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ या फिर डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मीडिया को वो यूज़ कर रहा है, वो इस वक्त माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस की स्टोरीज़ भी बयान करें। ख़ासतौर पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ईरान की जानिब इस वक्त कंटिन्यू किए हुए हैं, या जिन्होंने यूएई को छोड़कर इस वक्त ईरान के साथ अपनी तिजारत शुरू कर दिया या मस्कत के साथ अपनी तिजारत शुरू कर दिया, इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज सुनने को मिल रही हैं। कई लोगों ने तो मुझसे जो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस की सूरत में जायचा बनवाया और मैंने उनको मशवरा दिया। इस वक्त अगर मैं उनके तमाम तर मैसेजेस आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करना शुरू करूं तो शायद सारी बातें ही उसी के ऊपर हो जाएंगी। और मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जितने इंडियन बेस्ड अकाउंट्स हैं या अफगानिस्तान बेस्ड अकाउंट है, वो जितना आपको बलूचिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा करते हुए नज़र आ रहे हैं, हकीकत उससे क्वाइट डिफरेंट है। जितने भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा या नौजवान जो इस वक्त मेरे साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं सोशल साइंसिस से रिलेटेड सर्कल के अंदर मेरे साथ उनका ताल्लुक है, या फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अगर वो मुझसे ताल्लुक रखते हैं, मैं उनके अगर फीडबैक आपके सामने शेयर करना चाहूँ तो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट कंट्राडिक्ट स्टोरीज़ हैं। हकीकत बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बूस्ट को हाईलाइट कर रही है, हकीकत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और ईरान की तिजारत की वजह से जो वहाँ पर मुआशी इस वक्त फ्रूटफुलनेस नज़र आ रही है, वो बहुत ज़्यादा हकीकत उसको मज़ीद ट्रिगर कर रही है। लेकिन जो सोशल मीडिया है वहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में ये भी हो रहा है, बलूचिस्तान में वो भी हो रहा है, और उल्टी सीधी खबरें नज़र आ रही हैं। और यही तमाम तर सूरत हाल जो इकोनॉमिक बूस्ट या वहाँ पर जो लोकल जो सोशल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा जिस तरह से डेवलप हो रही है, ये सूरत हाल ना तो इंडिया के लिए काबिल बर्दाश्त है, ना यूएई के लिए काबिल बर्दाश्त है, ना अमरीका और इजराइल के लिए काबिल बर्दाश्त है। अमरीका आपको बज़ाहिर तो नज़र आता है कि शायद पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है या पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, लेकिन
کہاں یہ ممکن ہے کہ ایک اسلامی ملک ہو اور وہ بھی نیوکلیر پاور ہو، اس کی ترقی ایک ایسے لوگوں سے برداشت ہو جائے جو در حقیقت کسی بھی مسلمان ملک کے حق میں نہیں ہے، یا کسی بھی مسلمان ملک کی ترقی کو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے چاہے انڈیا، یو اے ای، امریکہ، اسرائیل، یا چاہے بحرین ہے، ان سب سے پاکستان کی ترقی، خاص طور پر ہمارا جو بلوچستان کا خطہ ہے یا ایران کا جو بلوچستان کا خطہ ہے، اس سے کسی صورت بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ اور گلف کنٹریز میں خاص طور پر دبئی اور ابو دھابی کو، اور ایک وقت تھا کہ عمان کو بھی ایسا لگتا تھا کہ اگر یہ بلوچ خطہ آباد ہو گیا تو مسقط کی پورٹ یا ایران کی دیگر پورٹس جو ہیں یا یو اے ای کی جو پورٹس ہیں وہ شاید بیابان ہو جائیں گی۔ اور اب تو عمان بھی کافی حد تک سیدھا ہو چکا ہے، ایران بھی پہلے سیدھا نہیں تھا، لیکن پچھلے سال امریکن B-52 طیاروں کے اصفہان میں شاہین آباد کے نیوکلیر پلانٹ پر بمباری کے بعد سے ایران بھی سیدھا ہو چکا ہے۔ اور اس وقت آپ کو پاکستان، ایران اور عمان کے درمیان جو ایک تجارتی نیکسس یا بندرگاہوں کا نیکسس جو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی 4 اپریل 2026 کو پریڈکشنز کر چکا تھا، لیکن اب جب یہ چیز انڈورس ہوئی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرف عمان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، ایک بار وہ ایک طرف یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایران ان کی من پسند جو شرائط ہیں ان کے مطابق ایگریمنٹ کر لے، لیکن ایران تو ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی امریکہ کو ہی ایران کی من پسند خواہشات پر ایگریمنٹ کرنے کے لیے جھکنا بھی پڑے گا۔ یہ بھی چیز واضح طور پر میں آپ کے سامنے بول چکا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاہے ایگریمنٹ ہو یا نہ ہو، ہر دو صورتوں کے اندر بلوچ خطے کے اوپر یو اے ای کی جانب سے ایک اگریشن دکھائی دیتا ہے، بلوچ خطے کے خلاف ایک حملہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ یو اے ای میں دبئی اور ابو دھابی کی جانب سے ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور اس حملے کے بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں اسرائیل ہوگا، کہیں نہ کہیں انڈیا ہوگا، کہیں نہ کہیں امریکہ ہوگا، اور یہ بلوچ خطے پر جو حملہ ہوگا اس حوالے سے میں آپ کو متواتر ولاگز کر چکا ہوں، پچھلے سال اکتوبر نومبر میں بھی کیے تھے، اب بھی میں نے کچھ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آپ کو ایک ولاگ میں بتایا کہ پاکستان کے ذائچے میں ایک نہیں 2 اور مارکہ حق اور بھی نظر آتے ہیں، 2 اور آپریشن بنیاد المرصوص اور بھی نظر آتے ہیں۔ ایک تو اوبویسلی انڈیا نے جب امریکن شہ پہ حملہ کرنا اس وقت ہوگا، لیکن دوسرا جو ہے وہ یو اے ای کے خلاف ہوگا، اور اس زمن میں بارہا آپ کو پریڈکشنز کر کے متواتر بتا چکا ہوں انڈیا نے کب کیسے حملہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کن علاقوں پر کرنا ہے، ری ایکشن کیا ہوگا، انڈیا کیا پلان کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ہوگا کیا، پھر انڈیا کے کون سے بارڈر سے کہاں کیا صورتحال ہو سکتی ہے، کون سی ایتھنو نیشنل سیپریٹزمز کہاں پر کس طرح سے ٹریگر ہوں گے اور ان کے امپیکٹس کیا ہوں گے۔ لیکن یو اے ای کے حوالے سے بھی مفصل ولاگ کر چکا ہوں، اور دبئی کے حوالے سے تو میں آپ کو 12 جنوری 2025 سے متواتر بتا رہا ہوں کہ دبئی دجال کا ہیڈ کوارٹر یا دجالی فتنوں کے گھر کے طور پر آپ کو نظر آئے گا، اور پاکستانی یہاں سے نہ نکلے تو نکال دیے جائیں گے۔ ہماری حکومت بعض اوقات ابھی بھی ڈینائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اگر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو بھی یو اے ای سے کک آف کر دیا گیا ہے، اگر اس حوالے سے بھی خبریں سچی ہیں تو آپ خود دیکھ لیں کہ پارا چینار کے لوگ سچے تھے یا جھوٹے تھے، یا بھکر کے لوگ سچے تھے یا جھوٹے تھے، ان کو یو اے ای سے نکالا جا رہا ہے یا نکلنے پر وہ مجبور ہو رہے ہیں وٹس ایور۔ لیکن یو اے ای نے تمام تر جو کام کرنے ہیں وہ اسرائیلی فیور میں کرنے ہیں، امریکن فیور میں کرنے ہیں، اور ایران پر حملہ یا پاکستان پر حملہ یا پاکستان اور ایران کا جو بلوچ بیلٹ ہے اس پر حملہ جو ہوگا، بلوچ بندرگاہوں پر جو حملہ ہوگا وہ بھی یو اے ای اگر کرے گا تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں امریکن تائید، اسرائیلی تائید، بحرینی تائید یا انڈین تائید ہوگی۔ لیکن اس زمن میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی میری آڈینس ہے، جو کہ 80 to 90% جو مجھے سننے والے ہیں وہ زیادہ تر بلوچستان کے ہیں، مجھے یوٹیوب کے انالیٹکس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر نوجوان ڈر جاتے ہیں، مجھ سے میسیجز کر کے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ حملہ ہوا تو خدا نہ خواستہ ان کے بزنس کو ایک بار پھر کوئی تھریٹ تو نہیں ہو جائے گا، ان کا بزنس ایران کی جانب رک تو نہیں جائے گا، یا مسقط کی جانب رک تو نہیں جائے گا، یا اکنامک ڈاؤن فال تو نہیں ہو جائے گا۔ میں بارہا ایک ورڈ بولتا ہوں، مارکہ حق یا آپریشن بنیاد المرصوص۔ مارکہ حق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک حق کا مارکہ باطل کے ساتھ، اور حق اور باطل کا جب مارکہ ہوتا ہے اس میں جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، یہ یونیورسل فیکٹر ہے۔ ہمارے جو پاکستانی معاشرہ ہے نا، اس کے اندر آسٹرولوجرز نے یا مختلف تہمات پھیلانے والوں نے یا نجومیوں نے اس طرح کے ڈر ہمارے معاشرے کے اندر فیڈ کر دیا کہ لوگ اب نیگیٹیوٹی کو زیادہ ایبزورب کرتے ہیں، لیکن میری گھٹی میں ڈر پھیلانا کہیں ہے ہی نہیں۔ میں کسی ایسے بندے کو میٹا فزیکل علوم کا ماہر ہی نہیں سمجھتا جو صرف ڈر پھیلائے۔ ڈر پھیلانے والوں کو میں، اللہ معاف کرے، میں تو دائرہ اسلام سے بھی بعض اوقات خارج سمجھتا ہوں کہ اس اسلام کے اندر مثبت ہوپ پھیلانے کا کہا گیا ہے، اچھا گمان بھی نیکی کے زمرے میں ایڈ کیا گیا ہے۔ اور جب میں مارکہ حق کا ورڈ بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی ہوگی، جس میں حق ہمیشہ جیت کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوگا، اور پاکستان نے اگر مارکہ حق کی
लड़ाई लड़नी है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की ही जीत होगी, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वालों की ही जीत होगी। बलूचिस्तान के लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। बलोच भाइयों को, पश्तून भाइयों को, सिंधी भाइयों को, ब्राहवी भाइयों को, पर्शियन भाइयों को या उर्दू बोलने वाले भाइयों को जो हमारे बलूचिस्तान में है या साहिली पट्टी पर जितने भी लोग हैं, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। जीत पाकिस्तान की होनी है। दुनिया के फैसले पाकिस्तान से पूछ पूछ कर होने हैं। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होने जा रहा है उसके अंदर पाकिस्तान और रूस का अग्रेसिव रोल होगा। कहीं ना कहीं उस लेगेसी के अंदर इमरान खान का भी रोल होगा, इमरान खान की लाइक माइंडेड जमातों का भी रोल होगा। एक लेगेसी जो इमरान खान ने जनरेट कर दी है, जो इस वक्त तक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की रगों रगों में बैठ चुकी है, उस लेगेसी ने अब अपना काम करना है, उस मेंटालिटी ने अब अपना काम करना है, उस इंटेलेक्चुअलिज्म ने अब अपना काम करना है, उस प्रैग्मेटिज्म ने अपना काम करना है। कुदरत ने काफ़ी सारे काम ले भी लिए, कुदरत ने काफ़ी सारे काम अभी लेने भी हैं। इस ज़मन में आपको पाकिस्तान के ज़ायचे के अंदर 3 और 1 के बकदर आपको आने वाले दिनों के अंदर नई क्रिएटिविटीज़ नज़र आएगी, न्यू बिगनिंग नज़र आएगी, विद प्रोग्रेसिवनेस नज़र आएगी, विद प्रॉस्पेरिटी नज़र आएगी। हर चीज़ पाकिस्तान की फेवर में आपको जाती हुई नज़र आएगी। ज़ाहिरी एतबार से आपको जो मर्जी ताल्लुकात नज़र आ जाएं कि कौन किसके साथ क्या ताल्लुकात रख रहा है, या पाकिस्तान के अंदर पता नहीं अमेरिका की फेवर में कुछ होने लगा या इसराइल की फेवर में कुछ होने लगा, दिस एंड दैट। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका फ्यूचर है, पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका दिफा है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर नया निज़ाम हो, नया आइन हो, नए गवर्निंग के पैटर्न्स हो, नए एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न्स हो, नए सूबे हों, वो भी तमाम तर ईरान की तर्ज पर ही बनेंगे। जिस तरह 1979 के इनकलाब के बाद ईरान के अंदर सब कुछ तब्दील हुआ, वही तमाम तर पैरामीटर्स। आपको अल्फाज का चुनाव डिफरेंट हो सकता है, एहतसाब में टर्म्स का चुनाव डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वही तमाम तर पैरामीटर्स आपको पाकिस्तान के जायचे में भी वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे। और इस ज़मन में 1 अप्रैल 2023 से मुतवातिर प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तेज़ी से ईरानी तर्ज इनकलाब की जानिब जा रहा है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं रोल आपको इमरान खान का और इमरान खान की मेंटालिटी का, इमरान खान के माइंडसेट का, इमरान खान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, इमरान खान की लेगेसी का, इमरान खान की लाइक माइंडेड जमातों का, चाहे उसको आप PTI का नाम दें, MWM का नाम दें, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का नाम दें, व्हाट्सोएवर, लेकिन एक मेंटालिटी जो इमर्ज हो चुकी है जिसके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तानिज्म है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं रैशनलिज्म है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिज्म है, आपको वही पाकिस्तान के अंदर रूल करती हुई नज़र आएगी। और वो सियासी जमातें जो कौम को तकसीम दर तकसीम करती हैं, वो आपको एलिमिनेट होती हुई नज़र आएंगी। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी माशरे के अंदर अगर कुछ नज़र आएगा तो वो सोशल एक्टिविज़म नज़र आएगा, रीजनलिज्म नज़र आएगा और इंटरनेशनलिज्म नज़र आएगा विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और पाकिस्तान का जो नया निज़ाम बनने जा रहा है उसके अंदर भी अगर नए आइन के खदोखाल देखे जाएँ तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, चार्टर ऑफ मदीना के ऊपर, रेजिस्टिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर, और उसके साथ साथ 20 का नंबर ऐसा नज़र आता है कि जैसे कोई 20 के करीब टारगेट सेट किए जाएंगे, और 20 के करीब कमो बेश जो 20 के करीब टारगेट होंगे, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन टारगेट्स को पाकिस्तान के हवाले से अल्टीमेट गोल्स बनाया जाएगा कि पाकिस्तान ने इन गोल्स को अचीव करना है आने वाले कुछ सालों में। और वो जो साल होंगे वो भी बड़े शॉर्ट टर्म होंगे। 2026, 2027 और 2028, इन 3 सालों के अंदर पाकिस्तान ने हाइपर कोग्निटिव न्यू अर्बनिज्म को भी एक्सपीरियंस करना है, नए आइनी निज़ाम को भी एक्सपीरियंस करना है, तमाम तर गोल्स जो नए सिरे से डिटर्मिन होने जा रहे हैं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं रेजिस्टिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का भी रोल होगा, वो तमाम तर पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस करने हैं। और उसमें कहीं ना कहीं इनिशियल मानों में, इब्तदाई मानों में पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका फ्यूचर आपको नज़र आएगा, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, चाहे किसी के पेट में ये सुनकर दर्द हो, चाहे किसी को मसलकन बुनियादों पर बुखार होने लग जाए, लेकिन जो न्यूमरोलॉजी में नज़र आ रहा है, जो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस बता रही हैं, वो तो होकर रहेगा। और यही 1 अप्रैल 2023 से मैं मुतवातिर प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ। अब तो 3 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बहरहाल हमेशा की तरह यही कहूँगा, होता वो ये जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।